इस वीडियो में आज मैं द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 2 से संबंधित 5 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाली परीक्षा में संभावित हैं उनको लेकर मैं प्रस्तुत हूं। और ये जो है पिछले यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। मैंने पिछले 10 वर्षों के जो पेपर्स हैं उससे शोध करके मैंने ये प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किए हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे आपके लिए। इसलिए आपको जो है इसे थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को देखना चाहिए और इसका लाभ उठाना चाहिए। तो दोस्तों शुरू करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 1 से। डिफाइन जजमेंट। निर्णय क्या है? डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट। उद्घोषणा का प्रोसीजर क्या है? कैन ए शॉर्ट हैंड राइटर प्रोनाउंस द जजमेंट इन ओपन कोर्ट? क्या एक शॉर्ट हैंड राइटर जो है अंशलिपिक है वो ओपन कोर्ट में जजमेंट का उद्घोषणा कर सकता है? ये 3 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। मैं इनको तीनों को आने वाले पैराग्राफ में बता रहा हूं। तो पार्ट 1 का जवाब है डेफिनेशन ऑफ जजमेंट। निर्णय को न्यायाधीश द्वारा दी गई वह उद्घोषणा जिसमें आदेश या निर्णय के आधार को दर्शाया गया हो। इसमें क्या होता है कि जो न्यायाधीश उद्घोषणा करते हैं वह आदेश या निर्णय का जो बेस है उसको ध्यान में रख करके उद्घोषणा करते हैं। यह आता है धारा 2(9) के अनुसार। यह मामले में मुद्दों पर अपने निर्णय के लिए तर्क संगति निर्धारण के मुद्दे, प्रत्येक बिंदु पर निर्णय के कारण और प्रदान की गई अंतिम राहत का प्रतिनिधित्व करता है। कौन सा? आदेश 20 नियम 4(2). इसके तहत ये बात कही गई है कि निर्णय के लिए तर्क संगति निर्धारण के क्या क्या मुद्दे हैं, जो केस है, जो मुकदमा है, उसके निर्णय के निर्धारण के क्या क्या मुद्दे हैं। प्रत्येक बिंदु पर निर्णय देते हैं न्यायाधीश और जब निर्णय देते हैं तो निर्णय के कारण भी बताते हैं कि क्यों हमने ऐसा निर्णय लिया और क्या राहत प्रदान की गई उसके बारे में बताते हैं। तो ये आता है आदेश 20 नियम 4(2) के तहत। निर्णय की उद्घोषणा की प्रक्रिया कैसे होती है? आगे पैराग्राफ में आदेश 20 नियम 1 का 1 न्यायाधीश को खुले न्यायालय में निर्णय की उद्घोषणा करनी चाहिए, या तो मामला सुनने के तुरंत बाद या भविष्य की किसी तिथि पर। कहने का तात्पर्य यह है कि जब सुनवाई पूरी हो जाती है तो उसके तुरंत बाद न्यायाधीश उद्घोषणा कर सकते हैं। हाँ, अगर नहीं संभव है तो उद्घोषणा की एक अन्य तिथि जो है निर्धारित करनी चाहिए और दोनों पक्षों को, वादी प्रतिवादी को, उचित सूचना भी देनी चाहिए। न्यायाधीश को तर्क समाप्त होने यानी सुनवाई समाप्त होने के 30 दिनों के भीतर निर्णय की उद्घोषणा करने का प्रयास करना चाहिए और ये संभव न हो तो 60 दिनों के भीतर अवश्य कर देना चाहिए, या उच्च न्यायालय ने जो नियम बना रखे उनके अनुसार। दूसरा है न्यायाधीश पूरे निर्णय को पढ़ सकता है या केवल संचालन भाग, मुद्दों पर अंतिम निर्णय। ये आदेश 20 नियम 1(2) के अंतर्गत। कहने का तात्पर्य यह है कि न्यायाधीश चाहे तो पूरा ही निर्णय पढ़ सकता है, लेकिन निर्णय बहुत बड़ा होता है तो इसलिए उसके जो मुख्य भाग है, जो मुख्य मुद्दे हैं जिस पर निर्णय लिया गया है, यानी मेन पॉइंट जो है, जो उस पर निर्णय लिया गया है, उसको पढ़ करके उसका ही उद्घोषणा जो है न्यायाधीश करते हैं। निर्णय की उद्घोषणा के समय न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षर और दिनांक अंकित किया जाना चाहिए। जब न्यायाधीश निर्णय की उद्घोषणा करते हैं तो उसी समय उस पे हस्ताक्षर और दिनांक अंकित होना चाहिए जो न्यायाधीश उद्घोषणा करते हैं। जो लिखित आदेश है जिस पर वो उद्घोषणा करते हैं वो हस्ताक्षरित होना चाहिए और दिनांक को जो है डेटेड सिग्नेचर होना चाहिए, किस दिन ये उद्घोषणा की गई। और एक बार हस्ताक्षर हो जाने के बाद
इसे केवल लिखित कार्य से संबंधित त्रुटियों के लिए ही बदला जा सकता है। यानी अगर कोई लिखने में गलती हो तो उस संबंधित त्रुटि को ही बदला जा सकता है, बाकी आदेश का और निर्णय का कोई भी पार्ट बदला नहीं जा सकता। किस नियम के तहत? आदेश 20 नियम 1(3). अब तीसरा भाग जो था इस क्वेश्चन का, क्या एक आंशुलिपिक खुले न्यायालय में निर्णय की उद्घोषणा कर सकता है? तो इसका उत्तर है नहीं, एक आंशुलिपिक निर्णय की उद्घोषणा नहीं करता है। निर्णय की उद्घोषणा अदालत के न्यायाधीश द्वारा ही किया जाना चाहिए। यदि किसी न्यायाधीश को उच्च न्यायालय द्वारा विशेष रूप से अधिकृत किया गया हो, जो कि आदेश 1(3 CPC आदेश 20 नियम 1(3 के तहत दिया गया है, न्यायाधीश खुले न्यायालय में आंशुलिपिक को निर्णय संबोधित कर सकता है, यानी डिक्टेट कर सकता है। डिक्टेट किया गया निर्णय फिर लिखित रूप में प्रस्तुत करना, सुधारना, हस्ताक्षरित होना और दिनांकित किया जाना निश्चित होना चाहिए। ये सारी चीजें उसको किया जाएंगी न्यायाधीश द्वारा। निर्णय के उच्चारण की कानूनी जिम्मेदारी किसकी होगी? केवल न्यायाधीश की ही रहती है। सो ये दोस्तों था पहले प्रश्न का उत्तर। अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न है, ए ऑब्टेन्स ए डिक्री अगेंस्ट बी फॉर ₹10,000. Here A is decree holder, B is judgment debtor, and ₹10,000 is judgment debt. If B fails to satisfy the decree, may A apply for execution of the decree against B or against property or both? Refer CPC provisions and decide. तो इसका उत्तर होगा जी हाँ। अगर बी ने डिक्री को पूर्ण नहीं किया, यानी जो पैसा 10,000 रुपया जो देना था ए को उसने नहीं दिया, तो ए जो है बी के विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से, बी की संपत्ति के विरुद्ध या दोनों के विरुद्ध डिक्री के निष्पादन के लिए प्रार्थना कर सकता है। कानूनी स्थिति और प्रावधान। निष्पादन विधि कैसे करेगा वो? धारा 51 CPC ए निम्नलिखित माध्यम से निष्पादन के लिए प्रार्थना कर सकता है। क्या कर, किसके लिए? कि बी की संपत्ति की कुर्की कर दी जाए और बिक्री करके हमारा पैसा वसूला जाए, या बी को गिरफ्तार कर कारागार में डाल दिया जाए, हिरासत में रखा जाए, या कोई रिसीवर की नियुक्ति करे कोर्ट। धारा 60 क्या कहती है? बी से संबंधित सभी विक्रय योग्य संपत्ति जैसे भूमि, मकान, सामान, धन, बैंक नोट आदि को कुर्क करके बेचा जा सकता है। तो इन सारी कंडीशनों के लिए जो है इन सब माध्यमों से वो प्रार्थना कर सकता है। कौन? ए। धारा गिरफ्तारी की शर्तें। अगर ये चाहता है कि बी को गिरफ्तार किया जाए तो फिर उसकी कुछ शर्तें हैं। ये धारा 51 में दिया गया है कि यदि ए बी को गिरफ्तार करवाने का विकल्प चुनता है तो न्यायालय को बी को यह कारण बताने का अवसर देना होगा कि उसे हिरासत में क्यों नहीं लिया जाना चाहिए। सामान्यतः उसके लिए यह साबित करना भी आवश्यक है कि बी के पास भुगतान करने के साधन हैं, लेकिन वह इंकार कर रहा है या संपत्ति छिपाने या भागने की कोशिश कर रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Who may appeal as an indigent person? What would be the effect of rejection of application on his right of appeal? कौन निर्धन व्यक्ति है और कौन निर्धन व्यक्ति के रूप में अपील कर सकता है? अगर उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है तो क्या होगा? तो आइए समझते हैं इसको। किसी व्यक्ति को निर्धन तब माना जाता है जब उसके पास अपील ज्ञापन के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के लिए पर्याप्त साधन न हो। आदेश 44 नियम 1 के अनुसार निर्धन व्यक्ति के रूप में अपील करने की अनुमति के लिए आवेदन के साथ अपील ज्ञापन संलग्न होना चाहिए। यह प्रक्रिया आदेश 33 के अंतर्गत निर्धन व्यक्तियों द्वारा
दायर मुकदमों के समान है। जिस तरह से वो धारा 33 के आदेश के अंतर्गत मुकदमा दायर करते हैं, तो उसके समान ही यह भी प्रक्रिया है अपील की। न्यायालय आवेदक की वित्तीय स्थिति की जांच करता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को निचली अदालत में निर्धन व्यक्ति के रूप में मुकदमा करने की अनुमति दी गई थी, तो उन्हें आगे की जांच किए बिना निर्धन व्यक्ति के रूप में अपील करने की अनुमति दी जा सकती है, यदि यह पता चल सके कि वह अभी भी निर्धन ही है। ये किस आदेश में कहा गया है? आदेश 44 नियम 3। प्रार्थना पत्र खारिज होने की दशा में अपील अधिकार का प्रभाव। तो इसमें यदि अपीली न्यायालय ऑर्डर 33 रूल 5 के तहत निर्धन व्यक्ति के रूप में अपील करने के आवेदन को अस्वीकार करता है। क्यों अस्वीकार करता है? आवेदक को निर्धन न पाए जाने के बाद उसने जांच करी और उसको लगा कि ये आदमी अब निर्धन नहीं रह गया है, तो उसका आवेदन अस्वीकार हो सकता है। तब क्या होगा? तो वह आवेदक को ऑर्डर 33 रूल 15A के तहत आवश्यक न्यायालय शुल्क का भुगतान करने के लिए समय दे सकता है। यदि आवेदक निर्धारित समय के भीतर अदालती शुल्क का भुगतान कर देता है, तो अपील को उस तारीख को दायर माना जाता है जिस तारीख को प्रारंभिक आवेदन अपील का प्रस्तुत किया गया था। यदि आवेदक निर्धारित समय के भीतर अदालती शुल्क का भुगतान करने में विफल रहता है, तो अपील खारिज कर दी जाती है, क्योंकि आवश्यक शुल्क के बिना इस पर आगे कार्रवाई नहीं की जा सकती। अब आता है खारिज होने की दशा में अपील नहीं की जा सकती। अगर निर्धन व्यक्ति नहीं है, आप पैसा भी नहीं जमा किया, तो उसकी अपील तो खारिज हो जाएगी, क्योंकि उसने निर्धन व्यक्ति के रूप में अपील दायर की थी। तो किसी निर्धन व्यक्ति के रूप में मुकदमे या अपील करने के प्रार्थना पत्र खारिज होने की दशा में आमतौर पर अपील नहीं की जा सकती। हालांकि कुछ परिस्थितियों में इस पर पुनः विचार किया जा सकता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। डिस्कस द प्रोविजन रिलेटेड विथ अवॉर्डिंग इंटरेस्ट एंड कॉस्ट अंडर CPC। तो ब्याज का निर्धारण धारा 34 के अंतर्गत होता है। जब कोई आदेश धन के भुगतान के लिए होता है, तो न्यायालय मूल धन पर ब्याज लगा सकता है, जिसमें मुकदमे से पहले का ब्याज, मुकदमे की तिथि से फैसले तक का ब्याज और फैसले के बाद का ब्याज शामिल होता है। वाणिज्यिक लेन देन के लिए ब्याज दर 6% प्रतिवर्ष से अधिक हो सकती है, जो संविदात्मक दर या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण देने की दर तक हो सकती है। लागत का निर्धारण कैसे होगा? यह धारा 35 में दिया गया है। न्यायालय को यह निर्धारित करने का पूर्ण विवेक है कि खर्चों का यानी लागत का भुगतान किसके द्वारा, किस संपत्ति से और किस अनुपात में किया जाएगा। सामान्य नियम यह है कि लागत परिणाम के अनुसार होते हैं। खर्च भी करते हैं तो लागत परिणाम के अनुसार होते हैं, जिसका अर्थ है कि हारने वाले पक्ष को लागत वहन करना पड़ता है, यानी खर्च एक्सपेंडिचर वहन करना पड़ता है। विशेष लागत प्रावधान। क्षतिपूर्ति लागत धारा 35A। यदि कोई पक्ष दावा करता है कि कोई मुकदमा झूठा है, तुच्छ है या परेशान करने वाला है, तो उसे क्षतिपूर्ति के रूप में लागत दी जाती है। कि मुकदमा झूठा है, तुच्छ है या परेशान करने वाला है, तो क्षतिपूर्ति के रूप में उसे दिया जाता है। विलंब के लिए लागत 35B कहती है, धारा 35B, अनावश्यक विलंब जैसे कि असंगत स्थगन। स्थगन का मतलब है कि अनावश्यक था लेकिन मुकदमा टल रहा है, उसका डेट बढ़ाई गई है, इसके लिए लागू की जाती है, जो आगे की कार्रवाई के लिए पूर्व शर्त के रूप में काम करती है। अदालत उस दिन उपस्थिति के लिए दूसरी पार्टी को जो स्थगन के खिलाफ है, वो प्रतिपूर्ति के रूप में तुरंत लागत देने का आदेश करती है। किस पार्टी को? जिस पार्टी द्वारा यह स्थगन किया जा रहा है। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे। एनालाइज द पावर ऑफ द एपीलेट कोर्ट टू मॉडिफाई द डिक्री विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केसेस। उसका उत्तर होगा, अपील न्यायालय को तथ्य और कानून की अदालत के रूप में देखा जाता है। तथ्य और कानून की अदालत, जिसे साक्ष्यों का पुनः मूल्यांकन करने और वास्तविक न्याय सुनिश्चित करने के लिए निचली अदालत की त्रुटियों को सुधारने का अधिकार प्राप्त है। CPC की प्रासंगिक धाराएं और आदेश किसके तहत ये होता है? ये
तो बताया गया है धारा 107, जिसमें अपीलीय न्यायालय की शक्तियां बताई गई हैं। 107(1)(a) अपीलीय न्यायालय को किसी मामले का अंतिम निर्णय करने का अधिकार प्रदान करती है। धारा जो है अंतिम निर्णय करने का अधिकार प्रदान करती है किसी मामले में। धारा 107(2) अपीलीय न्यायालय को मूल क्षेत्राधिकार के न्यायालय के समान शक्तियां और कर्तव्य प्रदान करता है, उसकी ड्यूटीज और पावर्स एंड ड्यूटीज। आदेश 41 नियम 33 अपीलीय न्यायालय की शक्ति, यह किसी निर्णय में संशोधन करने का प्राथमिक प्रावधान है। कोई भी निर्णय अगर निचली कोर्ट ने लिया है तो उसमें संशोधन किया जा सकता है, प्राथमिक प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि अपीलीय न्यायालय को कोई भी निर्णय पारित करने और कोई भी आदेश देने का अधिकार है, चाहे अपील निर्णय के किसी भाग के विरुद्ध हो या पूरा ही निर्णय गलत हो। आदेश 41 नियम 22 प्रतिवादियों को दोनों पक्षों को डिग्री पर आपत्ति करने की अनुमति देता है, जिससे इसमें संशोधन हो सकता है, भले ही उन्होंने अलग से अपील दायर न की हो। ये आदेश 41 नियम 22 कहता है। आदेश 41 नियम 24 क्या कहता है? यदि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य पर्याप्त हैं तो अपीलीय न्यायालय को मुकदमे का निर्धारण करने की अनुमति देता है। अपीलीय न्यायालय को यह अनुमति देता है कि वो मामले को उसके मेरिट्स के आधार पर निर्णय करे, और यदि रिकॉर्ड उपलब्ध सबूत पर्याप्त हो निर्णय पर पहुंचने के लिए, तभी उसके मेरिट पर विचार करें। यानी निर्णय पर पहुंचने के लिए रिकॉर्ड पर उपलब्ध सबूत पर्याप्त होने चाहिए। यानी कि अपर्याप्त सबूत है तो उस बेस पर जो है मामले का निपटारा अपीलीय न्यायालय नहीं कर सकता। इसलिए पर्याप्त सबूत होने चाहिए, उपलब्ध होने चाहिए। धारा 99 क्या कहती है? किसी डिग्री को उन त्रुटियों के लिए संशोधित नहीं किया जा सकता है जो मामलों के गुणों यानी मेरिट्स या क्षेत्राधिकार को प्रभावित नहीं करती हैं। वो डिग्री, वो अगप्तियां जो गुणों, मेरिट्स या क्षेत्राधिकार को प्रभावित नहीं करती हैं, उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। संशोधन करने की शक्ति का विश्लेषण, अपीलीय न्यायालय की संशोधन न करने की शक्ति विवेकाधीन है, फिर भी इसका प्रयोग मनमाने ढंग से नहीं बल्कि न्यायिक रूप से किया जा सकता है। अपील न करने वालों के पक्ष में संशोधन, नियम 33 के तहत पूर्ण न्याय प्राप्त करने के लिए अपील दायर न करने वाले पक्ष के पक्ष में भी डिग्री को संशोधित किया जा सकता है, बशर्ते कि आधार समान हो। अनुवर्ती घटनाएं, अपीलीय न्यायालय ट्रायल कोर्ट के फैसले के बाद कानूनी तथ्य में बदलाव के आधार पर फैसले को संशोधित कर सकता है। तकनीकी त्रुटि का सुधार, यदि निचली अदालत ने गलत आधार पर फैसला सुनाया हो लेकिन साक्ष्य किसी भिन्न फैसले को उचित ठहरा रहे हो तो अपीलीय न्यायालय उसमें संशोधन कर सकता है। इसमें एक महत्वपूर्ण केस मैं केवल जिक्र कर रहा हूं इस वीडियो में। दो केस हैं, बनारसी और अन्य बनाम रामफल 2003, सर्वोच्च न्यायालय का एक पूर्ण निर्णय है, प्रेसिडेंट है। इसमें यह स्थापित किया गया कि आदेश 41 नियम 33 के अंतर्गत दी गई शक्तियां असाधारण हैं और इसका प्रयोग असावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। इनसे इसके प्रयोग को असाधारण मामलों तक सीमित कर दिया और इस बात पर जोर दिया कि इसका प्रयोग पहले से छोड़े गए दावे को पुनर्जीवित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। जीसी कपूर बनाम नंद कुमार वासिन, इसमें अपीलीय न्यायालय की किसी मामले का अंतिम निर्णय करने और निचली अदालत द्वारा रिहाई आदेश देने से इनकार करने के फैसले को संशोधित रद्द करने की शक्ति को प्रदर्शित किया, बजाय इसके कि उसे वापस भेज दिया जाए। तो दोस्तों, ये थे हमारे प्रमुख 5 क्वेश्चन सीपीसी से, जो आगे वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ ये आपको बहुत मददगार साबित होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।